हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो आप सबके साथ वो करेंगे सैम्पल पेपर या फिर जो पेपर अभी आया है लास्ट कुछ ईयर्स में उसका डिस्कशन, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो जो टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो 2017 का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो विद दिस वीडियो मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करती जाऊंगी और किस तरीके से उसका आंसर आप लिखेंगे एग्ज़ाम में वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, सो दैट आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि हाउ टू राइट द एग्ज़ाम या पेपर। जनरली होता क्या है कि हम सबको पता होता है आंसर क्या है, बट जब सीबीएसई में प्रॉपर चेकिंग होती है तो चेकिंग में कुछ आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। क्या कि जब भी कोई डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन जब आप कभी आंसर की अगर डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे लिखा होता है एज पर एनसीईआरटी। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जितनी भी डेफिनेशन जहाँ जहाँ पे हैं आपको वो हाईलाइट करनी है अच्छे से और आपको वही लिखनी है। कोशिश करिए कि आप वही लैंग्वेज लिखें, क्योंकि ये मेंशन होता है उसके एज पर एनसीईआरटी डेफिनेशन। तो एक मार्क्स लेने का ये बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड, आप जो इसकी आंसर की होती है आप उसे देखें, थॉरोली देखें कि कितने स्टेप पे कितने कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि जो शॉर्ट नोट आता है नेम रिएक्शन पे, नेम रिएक्शन में जैसे किसी पे आया सैंड मेयर रिएक्शन पे आया तो बच्चे सिर्फ उसका वर्बली स्टेटमेंट लिख देते हैं, लिख दिया स्टेटमेंट, उसकी केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते। जब केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते हो, आप उसको केमिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो पेपर पे, तो वहाँ पे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम यही कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपना पेपर लिखेंगे। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं 2017 का केमिस्ट्री का पेपर। पहला क्वेश्चन आया है इसमें कि राइट द, अगर आप सबके पास पेपर है तो प्लीज़ पेपर देखिए, नहीं तो मैं अपने लास्ट में वीडियो में पेपर जरूर शेयर कर दूंगी सो दैट आप देखें कि राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो अनायन ऑफ द मैग्नीज इन विच इट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। 1 मार्क का क्वेश्चन है, फिलहाल हम 1 मार्क डिस्कस कर रहे हैं 2017 पेपर के। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, वो कह रहा है कि मैग्नीज का ऑक्सीजन के साथ एक ऐसा कंपाउंड बताओ जहाँ पे मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है जो उसकी ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये मैक्सिमम शो करता है +7। तो अब आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, ऑक्सीजन के निकालना है आपका वैलेंसी 2, मैग्नीज का आपका 7। तो Mn2O7 इट्स द ऑक्सो अनायन जो आपका +7 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। तो अगर आप इसमें सिर्फ Mn2O7 भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, पूरे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है राइट द IUPAC ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड है आपका CH3 CH3 CH2 होल ट्वाइस NCH3। अब आप सबको सबसे पहले जब इस तरीके से कंबाइंड स्टेट में फॉर्मूला लिखा हुआ हो तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप खोल के लिखिए पूरे अच्छे तरीके से। तो आपने इसको इस तरीके से लिखा, नाइट्रोजन सेंटर में है CH3 और सेम ग्रुप आपका फिर से रिपीट हो रहा है CH3। ये अब आपको इसमें समझ में आ गया कि ये आपका एक अमीन है जिसकी डिग्री है आपकी 3 डिग्री। तो टर्शरी अमीन है, इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका मिथाइल लगा हुआ है। तो इथाइल का ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, इसलिए आप पहले इथाइल लिखोगे। ठीक है, तो आप एक पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ये 2 कार्बन की है तो इक्वल लेंथ है, तो चाहे ये वाली सिलेक्ट करो या ये वाली सिलेक्ट करो। तो इसका नाम हो जाएगा कुछ, सॉरी, इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल। एन मेंशन कर रहा है कि नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, एन मिथाइल, मिथाइल भी कनेक्टेड है। अब क्या है ये, इथेन है ना, तो इथेन अमीन, आपका अमीन।
एक बात का ध्यान रखिए कि गैप नहीं देना है आपको जब नाम लिखेंगे, और नाम अच्छे से बड़ा बड़ा लिखिए, कोई शीट में कमी नहीं होती, अच्छा स्पेस होता है हमारे पास, उसमें आप लिख सकते हो। ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, 1 मार्क में। क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन आर गोज टू पी, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, हाफ लाइफ टी हाफ जो है इंक्रीज is observed to be independent of initial concentration of the reactant, what is the order of reaction। आप समझ रहे हो लैंग्वेज। उसने कहा है जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो आपको उसका हाफ लाइफ वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचानना है। तो आपको पता है कि ऐसा सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जहाँ पे टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693/K, जहाँ पे कंसंट्रेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं होती है। तो आपका आंसर सिंपल, अगर फर्स्ट ऑर्डर लिखोगे तो भी आपको पूरे 1 नंबर मिलेगा, इसमें कहीं पे भी मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर लिखनी है आपको 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। अब आपको पता लगे यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन दोनों एज अ ब्रांच हैं। ब्यूट 4 कार्बन की हमारे पास पेरेंट चेन है। सेकंड पे मेरे पास इन मतलब डबल बॉन्ड है, तो अगर 1 2 तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, 3 4, 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमो लगा दो, 4 पे क्लोरो लगा है, यहाँ क्लोरो लगा दो। अब बेटा इसमें हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे आपका CH2 CH CH CH2, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के आपके 2 कैटेगरी होती हैं, सरफेस केमिस्ट्री आपको जब रिमाइंड होगा, 2 कैटेगरी होती हैं, फिजियोजॉर्प्शन एंड आपका केमिजॉर्प्शन। तो ये दोनों कैटेगरी में वो एक कॉमन प्रॉपर्टी पूछ रहा है। अब तक आपको याद होगा बताया जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, 3 नंबर में या 2 नंबर में आता है। यहाँ पे कॉमन चीज़ पूछ रहा है, कॉमन चीज़ ये है विद टेम्परेचर, ये आपका जो बोथ इंक्रीज विद इंक्रीज सॉरी ये जो आपका एड्जॉर्प्शन है, दोनों के दोनों प्रोसेस आपके सरफेस एरिया बढ़ाने से इंक्रीज करते हैं। आप ये इंक्रीज करोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। बाकी इसमें बहुत डिसिमिलैरिटी है, मैच नहीं करता है। बस एक कॉमन चीज़ इसमें यही हो जाती है कि आपका सरफेस एरिया जितना बढ़ाओगे आपका उतना ही स्पीड से एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंड कराती हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं जाना है सीबीएसई में मार्क्स लेने के लिए। तो अमोनिया का क्लोरीनेशन कराया है एक्सेस में, यानी कि जो इसमें प्रोडक्ट बनता जाएगा, हेलोजिनेशन होता जाएगा, उसका बार बार हेलोजिनेशन होगा। तो अल्टीमेटली इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NCl3 प्लस HCl। क्योंकि अब ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है तो इसको आप हमेशा बैलेंस करके आंसर लिखोगे 3HCl। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है आपका जिनोन XeF6 ट्वाइस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर डाला हुआ है, हाइड्रोलाइसिस है, तो इसमें ये भी एनसीईआरटी की आपकी इक्वेशन है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये भी आप बैलेंस करके लिखोगे। तो जब कभी भी आपको रिएक्शन लिख रहे हो, टाइम है आपके पास, तो कोशिश करो बैलेंस करके आंसर दो, क्योंकि बैलेंस के साथ ही आपके इनऑर्गेनिक रिएक्शन में फुल मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, 6 का ही और वाला पार्ट है कि व्हाट हैपन व्हेन। पहला है कि आपका अमोनियम क्रोमेट जो है उसको हीट किया जाता है और आपका H3PO3 को हीट किया जाता है। तो बेटा फॉर दिस सेशन
दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। तो आपको पता होगा हमारा पेंडेमिक की वजह से सिलेबस 30% रिड्यूस हो गया है। तो जो टॉपिक अभी इस सेशन में सिलेबस में नहीं है वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आउट ऑफ सिलेबस लिख के मैं स्किप कर दूंगी। होता क्या है कि आप जो अभी सिलेबस में नहीं है अगर उसको भी सीबीएसई के पॉइंट से फोकस कर लोगे तो जितना आप अच्छा गेन कर सकते हो मार्क्स वहाँ पे आपका लैक ऑफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ से आपके 2 मार्क्स हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 से 2 मार्क्स हो गए। तो 2 मार्क्स में हम बात करते हैं, वेरी शॉर्ट नहीं होता, इसमें शॉर्ट आंसर होते हैं जिसको आपको लिखना भी होता है। तो पहला क्वेश्चन आया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो एक पार्ट ये आया है और दूसरा पार्ट इसका आया है मोलैलिटी। तो नो डाउट सबको पता ही है। तो आपको जस्ट ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर साफ साफ आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मिलेगा और 1 नंबर आपको मोलैलिटी से मिलेगा। तो आप डेफिनेशन अच्छे से लिखोगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो अगर आपको याद होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है नंबर पे, ना कि नेचर पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। आपका नेचर बॉदर नहीं करता। मोलैलिटी की बात करें, 11th क्लास का टॉपिक है, 12th का भी टॉपिक है, प्रैक्टिकल्स का भी टॉपिक है। तो मोलैलिटी हो जाती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि आप सॉल्वेंट को केजी में लोगे और सॉल्वेंट सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स लोगे। सो दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। नहीं फॉर्मूला लिखना तो मत लिखिए, आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखने पे भी 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा विदाउट एनी फेलियर। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन 2 मार्क्स में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O7, दिस इज कॉल्ड ओलियम। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रही है आपकी XeF6। तो आपका कन्वीनियंस है कि VSEPR थ्योरी के हिसाब से या VBT हिसाब से जो भी आपको, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि राइट द ड्रॉ द स्ट्रक्चर एज पर दिस थ्योरी, तो वो आपका अपना कन्वीनियंट है कि आप ये फॉलो करना चाहते हो या ये फॉलो करना चाहते हो। जो भी करो वो आपकी मर्जी है, ड्रॉ करना है। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी ज़ेनॉन, और ये एक इस पे लोन पेयर। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई XeF6 की। ड्रॉ करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 2 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यू शुड नो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का साइन अल्फा फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए लिखना है, जिसमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो दी है उसने वो दी है 39.05, ये इसकी यूनिट है। और गिवन है इसकी लैम्डा H+ का है आपका 349.6 यूनिट वही होगी, और लैम्डा एसिटेट आयन इक्वल टू 40.9 और यूनिट आपकी सेम। तो आपको पता होगा कि जो अल्फा होता है उसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये कॉम्बिनेशन से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, हमें पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे गिवन है, तो हमें निकालना है लैम्डा एम नॉट, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, आपको पता है एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, ये होता है आपका CH3COO- प्लस H+। इन दोनों को सम कर दो, इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू है इनको ऐड करो, यानी कि इसको और इसको ऐड करो, तो आपका लैम्डा एम नॉट आ गया। अब इसका रेशियो निकालो विच कम्स आउट टू बी अल्फा इक्वल टू 0.1। तो बेटा बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है।
तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें आपका दिया है कि राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। डायरेक्ट उसने बोला है कि रिएक्शन इन्वॉल्व्ड और कुछ नहीं लिखना। तो पहली इसने दिया है वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। तो वॉल्फ किश्नर की रिएक्शन क्या होती है? ये एक एल्डिहाइड की रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करते हैं और हाइड्राजीन यहाँ पे आप रिएजेंट लेते हो तो आप इससे आपका एंजाइम बनता है। देन उसके बाद में आप ग्लाइकोल और आपका KOH के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज करते हो 453 से लेके 473 केल्विन टेम्परेचर पे एंड यू विल गेट CH2। तो ये पूरा ग्रुप आपका निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। अच्छा बच्चे, ऑर्गेनिक की एक एडवांटेज होती है कि अगर आपको साइड प्रोडक्ट नहीं याद होता तो अगर आप उसको नहीं भी लिखोगे तो भी आपके मार्क्स होते हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो लिखना होता है। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। सेकंड पार्ट आपका पूछा हुआ है उसने कि शॉर्ट नोट ऑन इटार्ड, शॉर्ट नोट कह रही हूँ, रिएक्शन इन्वॉल्व इन इटार्ड रिएक्शन। अब इसमें भी अगेन आपको इटार्ड रिएक्शन में जो इक्वेशन इन्वॉल्व थी वो लिखना था। तो इटार्ड क्या होता है आपका? टोल्यूइन का क्रोमाइल क्लोराइड से ट्रीटमेंट। तो CrO2Cl2 इन सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड, आपका एक इंटरमीडिएट बनता है CH, दोनों तरफ रिपीटिशन, OCrCl2 आपका OH, दोनों तरफ OCrCl2OH। ये इंटरमीडिएट को आप फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो, देन यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। तो ये हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा था जब बेंजल्डिहाइड की हमें स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करना था कि हाउ विल यू प्रिपेयर द एल्डिहाइड, तो वहाँ पे हमने इटार्ड रिएक्शन पढ़ी थी। तो दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, जहाँ पे आपने देखा नॉमेनक्लेचर आया, एक न्यूमेरिकल आया, डिफरेंस भी आया, शॉर्ट नोट भी आया, इक्वेशंस भी आ गई हैं। With this, now move on to chapter number question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 से आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन आपका आया हुआ है, अ 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो TF लिख लो आप, कितना दे रखा है? 269.15 केल्विन। And calculate the freezing point of 10% glucose in water if the freezing point of pure water, TF नॉट जो दे रखा है उसने प्योर वाटर का 273.15 केल्विन दे रखा है। तो इसको ये समझो, ये जो है T1 है यानी कि सुक्रोज का, हमें T2F निकालना है यानी कि ग्लूकोज का हमें निकालना है। सेम ये भी 10% था, ये भी आपका 10% था। तो इसमें कहने का मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी चेंज नहीं हो रही है, 10% 10% है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा TF सुक्रोज के केस में इक्वल टू KF इंटू WB सॉल्यूट का वेट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA मोलैलिटी हम लेते हैं, ये सब kg में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेल्टा TF निकाल लोगे, तो विच कम्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, हमें KF निकालना है ना बेसिकली, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ऑफ प्योर माइनस जो ऑब्जर्व हो रहा है 1 का इस डेल्टा T। तो क्या रखोगे? 273.15 माइनस ये वाला 269.15, और ये आया है आपका, इसकी वैल्यू हो गई। अब इसको ये सारा डाटा रखोगे तो आपका KF निकल के आएगा। तो अगर इसको हल्का सा रब कर दूं मैं, तो हमारे पास KF आ गया 342 इंटू 9/250। अब इसको सॉल्व नहीं करते,
अब हम निकाल रहे हैं ग्लूकोज का, ठीक है, 10% सॉल्यूशन का ग्लूकोज का, यानी कि WB है 10 ग्राम, WS जो है पूरा सॉल्यूशन का वो है 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें KF पता है, ये सब वेट पता है, तो क्या निकालना है, 273.15 माइनस T 2F ये निकालना है, इक्वल टू ये वैल्यू पुट करो KF की, तो 342 इंटू 9/250, और आपका जो पीछे फॉर्मूला रखा था वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, 10 इंटू 1000/180 इंटू 90। तो सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आया कम्स आउट टू बी 265.55 केल्विन। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, आप यूनिट जरूर लिखोगे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर में, न्यूमेरिकल में, और फॉर्मूला भी जो यूज्ड हो रहा है वो लिखोगे। बेटा 3 घंटे कम नहीं होते हैं जिसको पेपर आता है, अब जिसको नहीं आता वो बात अलग है, जिसको पेपर आता है वो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिख सकता है, तभी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है कि प्रैक्टिस जब तक आप लिख के नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स की आपको समझ में नहीं आएगी। सो दिस इज हाउ आपका ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।